नमस्कार बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिजिक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चैप्टर 7 यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको ना एक ही शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी का हर कॉन्सेप्ट और हाँ, आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का हर ज़रूरी सवाल, सब कुछ कवर होगा, वो भी बढ़िया 3D एनिमेशन के साथ। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक सेकंड, एक बहुत ज़रूरी बात। इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स है ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से उसे ज़रूर, मैं फिर से कह रही हूँ, ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी है क्या चीज़। देखिए, करंट ना बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और दूसरा है हमारा हीरो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। डीसी को आप ऐसे समझो जैसे एक वन वे रोड, एकदम सीधी सड़क जिस पर गाड़ी यानी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, जैसे आपकी बैटरी या सेल से निकलने वाला करंट। और एसी, एसी एक लहर जैसा है जो लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, जिससे पंखा टीवी सब चलता है, वो एसी ही है। पता है, एक टाइम पर इसको लेकर एक करंट वॉर भी हुई थी। थॉमस एडिसन डीसी के साइड थे और निकोला टेस्ला एसी के। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? एग्जाम में क्या लिखना है? सिंपल है, ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन यानी दिशा टाइम के साथ साथ लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल एक साइन वेव की तरह। देख रहे हैं ना ये वेव? बस यही है एसी। इसीलिए तो इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है। इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो इस वेव को अब मैथ्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत बहुत आसान है। एसी वोल्टेज के लिए इक्वेशन है V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एसी करंट के लिए है I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस ये दो इक्वेशंस, सच बताऊं तो ये दो इक्वेशंस इस पूरे चैप्टर की जान है। इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। चलो अब इनको आराम से डिकोड करते हैं, एक एक हिस्से को। तो देखो, इस इक्वेशन में ये जो V नॉट और I नॉट है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू या शिखर मान। सिंपल भाषा में ये वोल्टेज या करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर आता है ओमेगा, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बताता है कि वेव कितनी तेजी से ऑसिलेट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इसी से जुड़ा है F यानी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितने पूरे साइकिल कंप्लीट हुए। और पता है, इंडिया में हमारे घरों में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और लास्ट में है टी, टाइम पीरियड, यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। सिंपल। अच्छा, अब एक सवाल है, जरा दिमाग लगाओ। ये जो एसी वेव है, आधा ऊपर यानी पॉजिटिव और आधा नीचे यानी नेगेटिव। तो अगर हम एक पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालें तो वो कितनी होगी? क्या लगता है? सोचो जरा। एग्जैक्टली, सही सोचा। एक पूरे साइकिल के लिए एसी की एवरेज वैल्यू होती है 0, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, तो एवरेज तो 0 ही होगा ना। पर अब यहाँ $1 मिलियन का सवाल आता है। अगर एवरेज करंट 0 है तो भाई हमारे घर के पंखे, बल्ब, टीवी ये सब कैसे चल रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको कोई पावर ही नहीं मिल रही। तो ये चल कैसे रहे हैं? बस इसी पजल को सॉल्व करता है इस चैप्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट है आरएमएस वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एसी की इफेक्टिव वैल्यू है, उसकी असली ताकत। इसको ऐसे समझो, एवरेज 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को कैंसिल कर रहा था। तो हमने एक ट्रिक निकाली। हमने पहले करंट का स्क्वायर कर दिया, इससे नेगेटिव हिस्सा भी पॉजिटिव बन गया। फिर उसका मीन यानी एवरेज लिया और आखिर में रूट कर दिया, ताकि सब बैलेंस हो जाए। रूट मीन स्क्वायर, ये आखिर में वो वैल्यू है जो उतनी ही हीट पैदा करेगी जितना एक डीसी करंट करता। ये है एसी की असली पावर। और इसके फॉर्मूले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इनको तो एकदम नोट कर लो। IRMS होता है पीक करंट यानी I नॉट डिवाइडेड बाय √2। सेम टू सेम VRMS होता है पीक वोल्टेज यानी V नॉट डिवाइडेड बाय √2। अब सुनो सबसे मजेदार बात, हम सब बोलते हैं ना कि घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। पता है वो क्या है? वो VRMS है, वो इफेक्टिव वैल्यू है। असली पीक वोल्टेज तो कुछ और ही है। जो पीक वोल्टेज हमारे घरों में आता है वो है 220 मल्टीप्लाइड बाय √2, जो होता है लगभग 311 वोल्ट। सोचो, हमें लगता है 220 वोल्ट है, पर एक पल के लिए वो 311 वोल्ट तक जाता है। शॉकिंग राइट? चलिए, अब तक तो हमने एसी को अकेले समझा।
अब टाइम है एसी को एक रेस में दौड़ाने का, एक ऑब्स्टिकल कोर्स में। और इस कोर्स में 3 अलग अलग बाधाएं हैं, 3 हर्डल्स, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। देखते हैं कि हमारा एसी इन तीनों से गुजरने पर कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल है प्योर रेजिस्टर। रेजिस्टर ना बहुत ही सीधा साधा भोला सा कंपोनेंट है। वो कहता है भाई मैं कोई पंगा नहीं लेता, जैसे जैसे वोल्टेज चलेगा मैं भी उसके पीछे पीछे आराम से चलूंगा। मतलब वोल्टेज और करंट यहाँ पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, हमेशा साथ साथ। फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं कि वो दोनों सेम फेज में हैं। जरा इस एनिमेशन को देखो, ये नीली वाली वेव वोल्टेज की है और पीली वाली करंट की। देख रहे हो, दोनों एकदम साथ साथ पीक पर जा रही हैं और एक साथ जीरो हो रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिंक में। और साइड में जो घूमते हुए एरोज है ना, इनको फेजर्स कहते हैं। ये वेव को दिखाने का एक सिंपल तरीका है। यहां देखो, दोनों फेजर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, एक साथ घूम रहे हैं, मतलब इनके बीच कोई एंगल डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है। अब आता है दूसरा खिलाड़ी, प्योर इंडक्टर। इंडक्टर थोड़ा जिद्दी किस्म का है। उसकी आदत है करंट के बदलाव को रोकने की। वो कहता है नहीं, मैं करंट को इतनी जल्दी नहीं बदलने दूंगा। इस रोकने के चक्कर में बेचारा करंट पीछे रह जाता है, यानी लैग करता है, और वोल्टेज आगे निकल जाता है, यानी लीड करता है। कितना आगे? पूरे 90 डिग्री से, या जिसे हम कहते हैं π/2। इस एनिमेशन में देखो, साफ दिख रहा है, जब नीली वाली वोल्टेज वेव अपने पीक पर है, तब पीली वाली करंट वेव बेचारी 0 से शुरू हो रही है। करंट 1/4 साइकिल पीछे चल रहा है। और फेजर डायग्राम में भी देखो, करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से 90 डिग्री पीछे है। इसे ही कहते हैं करंट का लैग करना। और अब तीसरा और आखिरी ऑब्स्टिकल, प्योर कैपेसिटर। कैपेसिटर का नेचर इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा है। ये बहुत इंपेशेंट है। जैसे ही वोल्टेज बदलता है, ये झट से चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है और इस जल्दबाजी में करंट को आगे धकेल देता है। तो यहां पूरी कहानी उल्टी है। यहां करंट आगे भागता है, यानी लीड करता है, और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे रह जाता है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है सिविल। कैपेसिटर में I यानी करंट, V यानी वोल्टेज से आगे लीड करता है। एनिमेशन में चेक करो, पीली वाली करंट वेव नीली वाली वोल्टेज वेव से 1/4 साइकिल आगे है। और फेजर डायग्राम में साफ दिख रहा है कि करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से 90 डिग्री आगे है, यानी लीड कर रहा है। सिंपल। तो जैसे रेजिस्टर की रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे ही इंडक्टर और कैपेसिटर जो एसी को रुकावट देते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंस। ये एसी वाला रेजिस्टेंस है। इंडक्टर की रुकावट को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, X सबस्क्रिप्ट L, और इसका फॉर्मूला है ओमेगा L। यहां एक चीज नोट करो, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा रुकावट। और कैपेसिटर की रुकावट को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, X सबस्क्रिप्ट C, जिसका फॉर्मूला है 1/ωc। ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम रुकावट। ओके, तो अब तक हमने तीनों प्लेयर से अलग अलग मुलाकात कर ली। अब वक्त है इस चैप्टर के फाइनल बॉस से मिलने का, द LCR सीरीज सर्किट। जब ये तीनों R, L और C एक साथ एक ही टीम में यानी सीरीज में जुड़ जाते हैं, तब असली मजा शुरू होता है। तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो जब ये तीनों साथ में होते हैं तो इनकी जो टोटल कंबाइंड रुकावट होती है उसको एक नया नाम दिया गया है, इम्पीडेंस। इसको Z से डिनोट करते हैं। अब इस Z को निकालें कैसे? बहुत सिंपल, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। इसका बेस बनेगा हमारा सीधा साधा रेजिस्टर यानी R। इसका परपेंडिकुलर बनेगा दोनों जिद्दी प्लेयर्स का नेट इफेक्ट यानी XL माइनस XC। और बस आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका अंडर रूट, वही है हमारा हाइपोटेन्यूज यानी टोटल इम्पीडेंस Z। तो फॉर्मूला क्या बना? Z इक्वल्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट है। इस LCR सर्किट में ना एक मैजिकल कंडीशन आती है, एक स्वीट स्पॉट जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। ये तब होता है जब एक खास फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर की रुकावट XL और कैपेसिटर की रुकावट XC दोनों एकदम बराबर हो जाते हैं। जब दोनों की ताकत बराबर हो गई तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इससे सर्किट की टोटल रुकावट यानी Z एकदम मिनिमम हो जाती है, सिर्फ R के बराबर। और जैसे ही रुकावट कम होती है, करंट तूफान की तरह बढ़ जाता है, मैक्सिमम। हमारा रेडियो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं पावर की।
एसी सर्किट में कितनी पावर एक्चुअली यूज हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसके लिए फॉर्मूला है P इक्वल्स VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ना cos फाई, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। ये सर्किट का रिपोर्ट कार्ड है, बताता है कि सर्किट कितना एफिशिएंट है। इसकी वैल्यू 1 हो तो मतलब सर्किट A1 है, बेस्ट है। और एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है वॉटलेस करंट, मतलब बिना वॉट वाला करंट। ये वो करंट है जो प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर में बहता तो है पर पावर कंज्यूम नहीं करता, जीरो पावर। कमाल है ना। और अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस में से एक पर, ट्रांसफार्मर। ये वो डिवाइस है जिसकी वजह से एसी डीसी से करंट वॉर जीत पाया। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, अप कर देता है, और दूसरा स्टेप डाउन जो वोल्टेज को कम कर देता है, डाउन कर देता है। जैसे हमारे मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है। पता है, पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली को इतनी दूर से भेजना, वो भी कम से कम लॉस के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो इसके साथ हमने एसी के पूरे सफर को, उसके हर मोड़ को समझ लिया है। अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए, सोच के बताना। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस का पावर फैक्टर 1 से कम हो तो इसका हमारे घर के बिजली के बिल पर और पूरे देश में जो एनर्जी लॉस होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द वेरी बेस्ट।